हेलो फ्रेंड्स, लिटरी माइंड के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इन टुडेज क्लास वी विल बी लर्निंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कवर्ड इन two parts. This is going to be the first part, and in today's class we will be discussing the constitution, what constitution is, and somewhat the historical context in which our Indian constitution was enacted and adopted by the people of India. So before we get into the historical context of the constitution making, so let's try to understand what constitution is, because it's very difficult to give a single definition of constitution. So I will try to cover 2 to 3 aspects to the constitution so that you can have a kind of brief idea what constitution is. So basically, if I have to define the constitution, the word constitution, I would define it as a set of principles which govern the relationships among individuals and the relationship between an individual and the Indian state, if we talk about Indian constitution. So what does it mean that it governs the relationship among individuals and the relationship between an individual and the Indian state? So basically, we live in a society, we live in a state. Before the society came into existence, we were like hunters and gatherers. And when we came to form a society, we generally tried to make certain institutions, certain processes, certain arrangements to live peacefully with harmony and with others also in the society. Because before we were banded society, there were conflicts, there were wars, there was a state of chaos. So we as a human, as we evolved, we tried to make arrangements, tried to establish institutions which make us human beings humane. Because being humans is a different thing and being humane is a different thing. मानव होना और मानव के अंदर मानवता होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब हम डिसबैंडेड सोसाइटी थे तो ना ही किसी प्रकार की सिक्योरिटी वहाँ पे थी, सब एक दूसरे से लड़ते थे, कोई किसी को आके मार के चला जाएगा। तो एक तरीके से ऑर्डर नहीं था सोसाइटी में, लोगों के बीच ऑर्डर नहीं था, इंस्टीट्यूशंस नहीं इस्टेब्लिश हुए थे, लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं डिफाइन हुए थे। तो जब हम सोसाइटी में एक रहने लगे आकर के, जब हम मोबिलाइज्ड हो गए, तो हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारे जो हम साथ में रह रहे हैं वो पीसफुली रह पाएँ, दूसरों के साथ उसको अनेबल बनाएं, उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस में से पॉलिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसको आगे चल के हमने स्टेट कहा, फिर और आगे बढ़े तो हमने नेशन स्टेट कहा। जैसे पहले आपको भी पता होगा कि हिस्ट्री में ट्राइब्स होते थे। जब हमने बैंडेड रहना शुरू किया, जब हम मोबिलाइज्ड हुए, हमने रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करें, इंस्टीट्यूशंस किए, तो हम ट्राइब्स में, छोटे छोटे ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और हर ट्राइब्स का एक हेड होता था। ये उसी ट्राइब को ये गवर्न करता था जिस ट्राइब से ये बिलोंग करता था। और उसके बाद फिर और थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ ये। तो in case of India there were जनपद्स। कुछ ट्राइब्स को मिला के ये जनपद बना। ट्राइब्स थे, कुछ ट्राइब्स आकर के एक साथ मोबिलाइज्ड हुए तो जनपद बने। फिर महाजनपद आ गए,
महाजनपदास आ गए। उसके बाद फिर किंगडम्स और फिर आगे स्टेट, फिर नेशन स्टेट आया। तो बेसिकली तो जब हम बात करते हैं कि हम ह्यूमन हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पॉलिटी भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो एक ये ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ तो मेरा आपके साथ क्या संबंध होगा, मेरा सोसाइटी में दूसरों के साथ कैसा संबंध होगा, मेरी क्या जिम्मेदारियां होंगी, मेरे क्या अधिकार होंगे, वो सारी चीज़ें डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है, बट इट ट्राइज टू इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। इट ट्राइज टू establish institutions, it also tries to redefine the role, responsibilities and rights of the institutions. So in modern world we say that nothing is above constitutions. We generally see that whatever is derogatory to the dignity of the individuals is generally considered unconstitutional. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक दूसरे का रोल क्या है, समाज में एक दूसरे के लोग क्या, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई आके मुझे मार के चला गया, मैं किसी से कमज़ोर हूँ, कोई मुझसे कमज़ोर है, कोई जो बलवान है उससे भी बड़ा कोई बलवान है, तो क्या होगा, वो मुझे मारेगा, मैं किसी को मारूंगा, मैं रिटेलिएट करूँगा, तो ये एक केओस हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इंडिविजुअल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो डिफाइन हो कि ये आप समाज में रह रहे हो, राष्ट्र में रह रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी बाउंड्री है ये, जहाँ और दूसरे की बाउंड्री ये है। आप किसी भी तरीके से किसी दूसरे के राइट्स का इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक केओस क्रिएट करते हो, स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हो, जो कि किसी भी नेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी और नेशन को प्रोग्रेस करना है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और एक तो जब हम धीरे धीरे किंगडम से स्टेट फिर नेशन स्टेट बना, तो हमारा क्या रोल होगा, क्योंकि अगर हम स्टेट की देखें, स्टेट को समझने की कोशिश करें तो स्टेट क्या है, अगर मॉडर्न स्टेट में उसके 4 कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो पहला क्या है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है, इसका मतलब संप्रभुता होता है फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स, डिसीजन लेने में आपको फ्रीडम है। तो एक चीज सॉवरेनिटी है। उसके बाद टेरिटरी, तीसरा जो है आपका सिटीजन्स कह लो, पीपल या पॉपुलेशन भी कहते हैं कहीं कहीं पे, और ये लास्ट में गवर्नमेंट। सॉवरेनिटी आपके पास, सॉवरेनिटी किसके पास होगी, पीपल के पास, या तो सॉवरेनिटी किसी व्यक्ति के पास होगी ना, डिसीजन कौन लेगा, कोई व्यक्ति डिसीजन लेगा। तो सॉवरेनिटी कहाँ पे होती है हम देखेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी जो है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी जो है पीपल के हाथों में होती है। बट ये 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न स्टेट के, किसी भी मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट के, सॉवरेनिटी, डिसीजन लेने की क्षमता विदाउट फियर एंड फेवर, टेरिटरी, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, और तीसरी बात पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक टेरिटरी होगी उसमें पॉपुलेशन होगा, और लास्ट जो है गवर्नमेंट एक स्टैब्लिश होगी, तो किस पे रूल करेगी, पीपल पे, और पीपल कहाँ रहेंगे, टेरिटरी में। और जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अथॉरिटी का सोर्स क्या है, उसकी सॉवरेनिटी का सोर्स क्या है,
तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये सॉवरेनिटी किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथों में होती है, बट डेमोक्रेसी में ये पीपल के हाथों में होती है। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव करती है वो पीपल से डिराइव करती है, पीपल ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी में। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम पॉपुलेशन है, जब पीपल रह रहे हैं एक इंडियन स्टेट में, तो स्टेट एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप देखते हो कि रूल करने कौन रूल कर रहा है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, लोगों से फॉर्म होती है। और ऐसा नहीं कि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट है, ह्यूमन गॉड के ह्यूमन और एनी पर्सन कैन नॉट बी इक्वेटेड टू द गॉड, क्योंकि गॉड फ्री फ्रॉम एविल्स, ओमनीपोटेंट होता है, ओमनीपोटेंट होता है, गॉड कुछ भी कर सकता है, और फ्री फ्रॉम एविल्स होता है, कोई भी बुराई नहीं होती उसमें। बट ह्यूमंस में बुराई है। अब जो ऊपर जाकर के गवर्नमेंट जिसने फॉर्म करी है, स्टेट तो नहीं रूल कर रहा, वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। स्टेट जो है नॉन लिविंग थिंग है। तो जो रियलिटी में जो रूल करते हैं वो सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट कुछ लोगों से मिलकर बनती है। तो गवर्नमेंट जब लोगों से मिलकर बनती है तो उनके अंदर भी एविल्स होते हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने किसी को इलेक्ट किया, उसने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। अब वो गवर्नमेंट जो है अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रही है, अपने पावर को गलत तरीके से यूज करके आपको सप्रेस कर रही है। जो आपके वेलफेयर के लिए बनाई गई थी वो आपका वेलफेयर नहीं कर रही है, बल्कि आपका विनाश करने पर तुली हुई है। तो क्या होगा? तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन किया जाता है कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट, and similarly in case of citizens also, what a citizen can do, what a citizen can not। तो ये चीज़ भी इसमें डिफाइन होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जिसमें हमारा इंडिविजुअल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो, और एक इंडिविजुअल का उस नेशन स्टेट से क्या रिलेशनशिप है वो भी डिफाइन होता है। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि इसमें प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कुछ सेट ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इस्टेब्लिश अ जस्ट एगैलिटेरियन सोसाइटी, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी एंड ऑल्सो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑब्जेक्टिव्स के गोल्स हैं सोसाइटी में। कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ लोग कम पावरफुल हैं। तो ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो जो कम पावरफुल है उसको दबा के रखे, उसका जीना मुश्किल कर दे। तो इसलिए इसमें ये भी है कि गोल्स हमारे एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारा गोल क्या होगा। हम जस्टिस की बात करेंगे, जस्टिस हमारा गोल होगा। इक्वालिटी, जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे इक्वालिटी हमारा गोल होगा अचीव करने का। हम देखते हैं कि आए दिन किसी खास वर्ग, किसी खास जाति, किसी खास धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों की डिग्निटी हमेशा वायलेट होती है। उस डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। और जो लार्जर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी यूनिटी और अपने राष्ट्र की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। ये सारे, अगर आप प्रेम्बल पढ़ोगे, जब आगे प्रेम्बल पढ़ाऊंगा तो प्रेम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारे गोल्स लिखे हुए हैं। तो एक तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जो रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है इंडिविजुअल के बीच, आपस के इंडिविजुअल में, और एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। और दूसरी चीज़ है कि सेट ऑफ गोल्स प्रिस्क्राइब करता है अचीव करने के लिए। और तीसरी चीज़ इसमें हम देखें तो तीसरी चीज़ हमने बात करी गवर्नमेंट एक होगी, क्योंकि समाज इतना बड़ा हो चुका है, राष्ट्र इतना बड़ा हो चुका है, और सबके पास उतना टाइम नहीं है कि एक साथ बैठ करके आकर के निर्णय ले। जब छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे तो उसमें कुछ गिने चुने लोग मतलब हुआ करते थे, गिनती के लोग होते थे एक कबीले में। तो कबीले का जो हेड होता था सभा बुलाता था और सब एक साथ बैठ करके अपने हित से जुड़े फैसले लेते थे। बट आज जहाँ पे 130 करोड़ पॉपुलेशन केवल हमारे इंडिया की है, अगर आप इमेजिन कर सकते हो,
तो इस तरीके से हम देखें, इतने लार्ज पॉपुलेशन का एक साथ आके बैठना और किसी निर्णय पर पहुंचना वो काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पीपल इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं और कंसेंट देते हैं कि यू गो देयर ऑन, यू मेक लॉज, यू मेक पॉलिसीज फॉर अस। सो पीपल डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट का क्या फॉर्म होगा, किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, उसकी पावर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ये भी है। तो ये इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिशेस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसके इन सब ऑर्गन्स को इस्टेब्लिश करता है, और भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। हम डिटेल में सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, सो दैट यू कैन हैव अ काइंड ऑफ एन ओवरऑल और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक यहाँ पे हमने बात कर ली इनके पावर, इन डिमार्केशन ऑफ पावर्स इनके बीच का, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। तो आप ब्रॉडली 3 तरीके की चीज़ें मैंने डिस्कस करी, और आप इनको देख सकते हो। और यही कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखो, इन्हीं तीनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो एक सेंटेंस में, और अब एक अच्छी खासी डिफिनीशन आप खुद भी तैयार कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओवरऑल मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और फिर हम बात करते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने अभी डिस्कस किया, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। अभी सॉरी तो अभी आप बैठे हैं घर में, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और पुलिस आए आपको उठा के ले जाए, विदाउट गिविंग यू एनी रीज़न, विदाउट टेलिंग यू व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। तो उस केस में क्या होगा? हाउ डज इट फील? योर राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, योर डिग्निटी इज वायलेटेड। So in that case, why would you want to live in a state, to be a part of a state which does not respect your rights, does not respect your dignity? So that is why we need constitution. Look, you are also the people sitting there, the people sitting in parliament, the people exercising powers, the people in government are humans. They can do wrong, and that is why we say that this is your area, this is your responsibility, this is your duties, so you cannot go beyond this. I have defined your limitations. The people of India have decided the limitations, roles, responsibilities of the government. तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, और एक साथ रहना विथ हार्मनी एंड पीस, ताकि नेशन कैन प्रोग्रेस, नेशन एंड society's progress fosters. To ensure this, we need a constitution, because without constitution, oppressors, like the powerful ones, the people who are powerful, affluent, can suppress others. Those are not in power, those who do not have resources. So to ensure that they also live with dignity, live with peace, live with security, constitution is necessary, so that we can live in a humane condition. Humans can actually be humane. That is why we need a constitution. So I hope that it is somewhat clear what is constitution and why it is necessary. So I will in today's class itself, I will be
briefly telling you the historical context of making of Indian Constitution. Britishers came as a form of East India Company in 1600. But when we talk about the establishment of British rule in India, it was a process. It did not happen in one day or 2 days or overnight. It took several years to establish it took several years for them to establish the rule here, because when they came here, there were rulers, local rulers, who actually confronted them. So it was not very easy for them to establish their hold, their control in India. So basically, but we can say that the beginning of the establishment of British rule was from Battle of Plassey. Battle of Plassey, which was fought in 1757 between Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, and the British East India Company. And in this battle, the British East India Company emerged victorious, because धोखाधड़ी, the commander जो था मीर जाफर and others in Sirajuddaullah's court, they were like कि उन्होंने उनको ब्राइब किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने, एंड दे डिड नॉट टेक पार्ट इन दैट बैटल. सो अ लार्ज सेक्शन ऑफ आर्मी was under the command of Mir Jafar, who was traitor actually. Mir Jafar commander in chief था सिराजुद्दौला का, and the person turned out to be traitor. So इन्होंने क्या, इसने जो है धोखा किया राजा के साथ, और इसी धोखे की वजह से एक लार्ज सेक्शन ऑफ आर्मी ने बैटल ऑफ प्लासी में वो नहीं लिया और पार्ट, और इससे हार गए. सो अगेन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बैटल विच डिसाइडेड द फेट ऑफ इंडिया, एक्चुअली आई वुड से it was Battle of Buxar, which was fought in 1764 between Mir Qasim, who was the then Nawab of Bengal. Actually, he was a kind of puppet of British East India Company, but he revolted against British East India Company, and he, along with the Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam, was defeated easily in the Battle of Buxar in 1765. And after the Battle of Buxar in 1764, again the mastermind of British victory, Lord Clive, again came to India in 1765 and concluded two treaties of Allahabad. One with Mughal Emperor Shah Alam, and another with second with नवाब ऑफ अवध. सो वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है, और बंगाल में इन्होंने दीवानी राइट्स इनके कब्जे में आ गए थे, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे इनके पास आ गए थे, और जो नवाब ऑफ बंगाल था ही वॉज रेड्यूस्ड टू मेयर पपेट, जो ये कहते थे वही वो करता था. तो वहाँ से शुरू हुआ. बट ब्रिटिशर्स, लाइक जो ब्रिटेन में जो लोग बैठे थे, बिकॉज व्हेन ब्रिटिश इंडिया कंपनी केम टू इंडिया टू ट्रेड इन इंडियन कमोडिटीज, सो दे केम विद अ चार्टर which granted them monopoly over the trade with East. So what happened after in late 18th century, there was a kind of industrial revolution in Britain, and the people there felt that they were being deprived of the benefits, the profits which British East India Company was making in India. So there was a kind of agitation among them. So they tried to control, actually
the influence of British East India Company, and they tried to put certain checks on the East India Company, and in that direction it was the first act of regulating act of 1773. So it actually came with intention to regulate the British East India Company's activities in India. So उसके बाद there were series of acts, like regulating act के बाद there were charter acts of 1793, 1813, 1833 and 1853, and after 1853, and we all are aware of Great Revolt of 1857, which actually shook the British root in India. So friend, one thing which British East India Company realized after the Great Revolution of 1857, which is also known as the First War of Independence, was that they could not rule over India simply eliminating the people of India from administration. So they tried to incorporate a certain people from certain sections of the society so as to ensure that the people did not revolt against British East India Company. So there were efforts to make reforms in legislative councils, and these reforms came up in the form of council acts. So after 1857 there were 3 council acts. So the first council act was of 1861, Council Act of 1861. The next in the series was of 1892, and the last in this series of council acts was the Council Act of 1909, which is also known as the Marley-Minto Reform Act. We will discuss about it in great details because it is of great importance to know about it, because in this act, in this Marley-Minto Reform Act, which is officially known as the Council Act of 1909, accepted in principle the communal representation. So we will discuss about it later, but again we are just giving you a brief idea of the historical contextuality in which Indian Constitution was to be framed. So after Council Acts there were Government of India Acts. 2 Government of India Acts. First was Government of India Act of 1919, because we are aware that there was war, Second World War. Sorry. So we will first talk about First World War. First, which was fought between 1914 and 1918. सो बेसिकली और इसी समय आप देखते हैं कि इंडिया में महात्मा गांधी आते हैं और ही टुक अ टूर टू इंटायर इंडिया. तो उन्होंने इंडिया का टूर किया पूरा. उन्होंने इंडिया के गाँव में जाकर देखा, किसानों को देखा, मजदूरों की हालत देखी. तो उसके बाद अब 1918 में वार चल रहा था, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि देयर वर सर्टेन पीपल हु बिलीव्ड टू कंसीडर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज अपॉर्चुनिटी टू रूट आउट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. So but they did not succeed due to certain reasons, but they made efforts, and we must recognize their sacrifices, their contributions. So they did not succeeded, but
when India got independence on 15th of August 1947, it was the result of collective efforts, whether it were extremists, or moderates, और इंडिविजुअल रिवोल्यूशनरी जो रिबिलियंस थे जिनको कहा जाता है, तो जो भी थे, चाहे कोई भी धड़ा हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, जो आज़ादी था, जो ये आज़ादी का तोहफा था हमारे लिए, वो आज़ादी काफ़ी सेक्रीफाइस के बाद आई है. और इट इज़ नॉट अबाउट हु इज़ राइट and who was right and who was wrong, whose path was pure, whose path was impure. It's not about that. It's about to realize, it's about to be grateful to their sacrifices. Even if one individual sacrificed his or her life in the service of motherland, we must recognize that contribution also. सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, चल रहा था, और इसी बीच उन्होंने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक वो डिक्लेयर किया कि इंडिया में, क्योंकि गांधी जी भी आ गए थे और एक रिसेंटमेंट का माहौल बन रहा था. और आप जानते हैं कि 19 if I'm not wrong, it was 13 April 1919, the Jallianwala Bagh massacre happened, and it shook the entire India, and people were shocked. The nationalists, the Gandhi, who was also said to be the sergeant of British East India Company, because he was actually encouraging people to join Indian Army, Imperial Indian Army, so as to contribute in World War First from Britain's side. But after this Jallianwala Bagh massacre, he realized that he was making efforts to purify the heart of beasts. Their hearts can never be purified. Gandhi realized, and in 1919, Rowlatt Act came. Rowlatt Act came, and this was a kind of gift for Gandhi from Britain, from British government. और एक ये ब्लैक लॉ, मतलब कानून था, काला कानून था, और इसका सारे नेशनलिस्ट ने, गांधी जी ने भी काफ़ी इसका विरोध किया, क्योंकि ये विदाउट नोटिस के किसी भी अरेस्ट कर लेना, उसको चार्ज भी नहीं बताना, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कस्टडी में रखना, इम्प्रिजन्ड कर देना, ये सारी पावर दी गई थी. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ नेशनलिस्ट वॉइसेस. सो रिसेंटमेंट था, एंड वी ऑल्सो नो दैट गांधी लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि कॉपरेट ना करो इनके साथ, ना एडमिनिस्ट्रेशन में काम कॉपरेट करो, कहीं भी इनको कॉपरेट ना करो, और इस तरीके से दे कैन बी फोर्स्ड टू लीव. और बट अब हम सबको पता है कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा इन 1922, गांधी जी एक्चुअली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इट वाज अ काइंड ऑफ एक्ट which disappointed a lot of people, because especially those who were like ready to sacrifice even their lives in the service of motherland. Like if we talk about Bhagat Singh, if we talk about Rajendra Lahiri, Ram Prasad Bismil, Chandrasekhar Azad, Ashfaq Ullah, these were the people who were always ready, who left their home, their parents, their families behind, and came to rescue our national pride. They actually came to re-establish the glory of India, Mother India. So they were always ready to sacrifice everything, even their lives. So it was a kind of a disappointment for them.
तो उन्होंने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो भी एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियाँ कायम रखी। और वी ऑल्सो नो दैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन वाज सेटअप वाज फॉर्म्ड इन 1925। तो कम्युनिस्टों ने भी कुछ एक्टिविटीज़ अपनी शुरू कर दी थी। और हमें भी आगे जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आप देखो कि इसी पीरियड में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन was formed with the help of Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. These people were involved in the process of establishing Hindustan Socialist Republican Association. So if you look at the terms used here, like they were not merely rebellions. They were actually they could be proved to be the founders of a modern Indian nation, because they had a large dream. They were not merely fighting for freedom from foreign rule. They were fighting also for establishing socialism. They were also fighting for republic. So if you look at the terms Hindustan Socialist Republican Association, so they had like a broad vision for future India. So ठीक है, आगे फिर चलते हैं। यहाँ पे फिर ये चल रहा था। और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये था कि आफ्टर 10 years of commencement of the act, there would be a statutory committee established to examine the workings of this act. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमेटी बैठेगी आफ्टर 10 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 1919 के बाद 10 years होता है 1929। बट दिस स्टैट्यूटरी कमेटी विच इज ऑल्सो known as Simon, popularly known as Simon Commission, because it was headed by Sir John Simon, और it was a 7 members committee। तो इसमें क्या हुआ कि ये स्टैट्यूटरी कमेटी थी और इन्होंने 1927 में ही, इवन बिफोर 2 years ऑफ द शेड्यूल्ड जो ईयर था, शेड्यूल्ड टाइम था, टाइम पीरियड, उससे भी 2 साल पहले इन्होंने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल्स पे मूवमेंट चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो जो लोग गांधी जी के उससे डिसअपॉइंटेड थे, उनके रिवोल्ट जो उन्होंने मूवमेंट चला रखा था नॉन कॉपरेशन, उसको विड्रॉ करने के बाद, तो उन्होंने ऐसी सारी सिचुएशंस ने इनको फोर्स किया कि ये जो है उसको इस्टेब्लिश करें, क्योंकि देयर वाज अ रिसेंटमेंट ग्रोइंग अमंग द पीपल। तो इन्होंने किया। बट द शॉकिंग थिंग वाज दैट all the 7 members, they actually came to decide the fate of Indians, and in this committee it was shocking to see that there was not a single Indian member in this committee. All the 7 members were Britishers, white people, and all the parties including Congress except certain parties, 2 to 3 parties, and certain individuals decided to boycott the commission, to protest against it। और इसी में आप देखो किसी प्रोटेस्ट के दौरान, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के दौरान ही देयर वाज अ लाठी चार्ज, and in that लाठी चार्ज our nationalist leader Lala Lajpat Rai was hit on his head, and after a few days he died। और उसके बाद इन 1927 की अगर उसकी बात मैं करूं तो इन 1925 आई स्टिल रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड बिरकनहेड, हु वाज
the secretary of state for India at that time in 1925. So he released a statement and said that the people of India, you are demanding the dominion status, you are demanding the right to form a constitution, formulate a constitution, but you are not competent, you do not have competency, capabilities to actually make a constitution. So it was a kind of challenge for our leaders, and this challenge, I'm glad to learn that this challenge of Lord Birkenhead was accepted by Motilal Nehru and other leaders. Nehru. And Simon Commission was established in December 1927, and in the same month, in the same year, there was a Indian National Congress Madras session headed by Motilal Nehru, and Jawaharlal Nehru was its secretary of INC at that time. So in Madras session of Indian National Congress INC in December 1927, the Congress decided that it would boycott Simon Commission, which was to arrive in Feb 1928. So actually, and the second thing which was decided in this session was that there would be all party conference, and in that all party conference we will decide how to make our own constitution. So actually Motilal Nehru came up with a report in 1928 which was known as Nehru Report of 1928. So, but the main focus of Motilal Nehru was that India should get a dominion status. So there was a certain fraction led by Jawaharlal Nehru, J.L. Nehru, and Subhash Chandra Bose. They decided that we would not compromise with the complete independence. We would not accept dominion status for India. So again, the report was submitted to British Parliament. Simon Commission submitted its report to British Parliament, and it suggested the government to extend the communal representation actually. So Gandhiji was not satisfied with the reports, and most of the leaders were not satisfied with the report. And in 1930, Gandhiji launched Civil Disobedience Movement (CDM) in 1930. It is also known as Dandi March, Salt Satyagraha, Namak Satyagraha. So he was arrested with his followers, and again, after a certain period of time, he was released from jail to participate in 3 round table conferences. These 3 round table conferences were held to discuss the report of Simon Commission and to come up with certain agreeable arrangements, certain agreeable principles. So again, in 1935, Government of India Act 1935 came up. It was based on the recommendations of Simon Commission. Certain recommendations, not the entire recommendation was accepted as it was, but it was largely based on the recommendations of Simon Commission. So actually, in 1937 the provincial legislature के लिए elections हुए, and out of 11 provinces
INC, Indian National Congress formed its government in 7 provinces. तो 7 provinces में गवर्नमेंट फॉर्म करी, बट इट वॉज अ शॉर्ट गवर्नमेंट, मतलब शॉर्ट पीरियड, इट वॉज अ गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, बिकॉज इन 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट with the attack of Germany on पोलैंड। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और ये जाके 1945 तक चला। तो जो भी घटनाएं उस समय हो रही थी, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, आप अगर इसको ध्यान रखोगे इस पीरियड को, और ये ध्यान रखोगे कि समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो इंडिया में क्या प्रोसेस था। देखो, इंडिया भी सेपरेटेड नहीं है था, जो भी बाहर दुनिया में चल रहा है और आज भी जो चल रहा है आप देखोगे तो आप कट ऑफ नहीं रह सकते कंप्लीटली पूरी दुनिया से। तो जो भी घटनाएं दुनिया में हो रही थी उस समय भी और आज भी आप देखोगे जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, और इस समय भी वही था। और इतिहास में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडिया में कुछ हो रहा था उसमें जो बाहर का कितना इन्फ्लुएंस था, जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी, जो बाहर चीज़ें हो रही थी आसपास वर्ल्ड में, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही थी वो घटनाएं। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो 1937 में मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म हुई 7 प्रोविंसेस में, बट ये 1939 तक चली। क्यों चली? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियन से, हमारे लीडर से कंसल्ट किए हुए, बिना उनके कंसेंट के इन्होंने हमें वार में झोंक दिया। हमारे रिसोर्सेज, हमारा मैन पावर, और इनके लिए लड़ रहा है जाके ब्रिटेन में, तो वो भी विदाउट आवर कंसल्टेशन, विदाउट आवर कंसेंट। तो इसलिए प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर प्रोसेसेस चले। और इन 1939 श्री राजगोपालाचारी, एन अदर ट्रू नेशनलिस्ट, डिमांडेड दैट देयर वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली elected by Indians to frame the constitution for its people. तो in August 1940 it was accepted by Lord Linlithgow, who was viceroy of that time. So एक तरीके से डिक्लेरेशन था लिनलिथगाओ का कि वी एक्सेप्ट योर डिमांड। और एंड इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम इन 1935 that C. Rajagopalachari was asking for rights to frame our own constitution. Way back in 1934, the M.N. Roy, who was a communist leader, he also demanded that there should be a constituent assembly and we should have right to frame our own constitution. And in 1935 actually Indian National Congress officially demanded, it became an official demand of Indian National Congress to set up to form a constituent assembly so as to frame the constitution of India, who would be fully elected by the people of India. So and Nehru also reiterated in 1937 this demand and said that no external force, no external imposition is acceptable. So we would not accept any external pressure, any external force, and we will be deciding our own fate, our own future. So in August 1940, who is also known as जो अगस्त 1940 में इसको एक्सेप्ट किया उसको लॉर्ड लिनलिथगाओ ने, जो कि वायसराय थे उस समय। तो ये अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया क्योंकि इट वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त 1940। तो उसके बाद फिर इन पे लोगों को, मतलब हमारे लीडर्स को भरोसा नहीं था, वैसे किसी को भी नहीं होता है। ये एक ट्रीटी करेंगे आपसे, आपके अपोजिट से भी ट्रीटी कर लेंगे और उसके बाद आपको कहेंगे कि जब वार होगा तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, जब उससे भी कह देंगे कि उसको भी प्रॉमिस करेंगे कि जब वार होगा हम प्रोटेक्शन देंगे, किसी को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं और आपस में लड़ा करके खुद बेनिफिट उठा लेते हैं। और कई बार तो ये मुकर भी जाते हैं अपनी ट्रीटी से। ट्रीटी इन्होंने साइन करी और फिर बोले कि हम ट्रीटी मानते ही नहीं हैं।